दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि 31 जनवरी 2021 को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट की बहुत सारी क्लासेस डिस्कस की हैं। और आज हम पर्यावरण अध्ययन के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास फिफ्थ की, उसका पाठ नंबर 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने क्लास 3 की और क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी डिटेल में नहीं देखी है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिए, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, तो डिस्कस कर लेते हैं आज चैप्टर नंबर 6 को। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि इन चैप्टरों से मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वही आपके लिए लेके आता हूं और एक्स्ट्रा पॉइंट भी जोड़ने की कोशिश करता हूं पूरी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और हो सके तो इनको लिख लीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी हिसाब से लिख लीजिए। तो चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। क्या है? बूंद बूंद दरिया दरिया। तो दोस्तों, इस चैप्टर में अगर मैं संक्षेप में इसका सारांश बताना चाहूँ आपको, तो इसमें इस पाठ में 650 साल पुराने घड़ सीसर यानी कि आज के तालाब और पहले के घड़ सीसर को ही कहते थे, यानी कि तालाब को ही घड़ सीसर कहते थे, तो घड़ सीसर के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो, अल बरूनी जिस देश से आए थे उसे आज उज्बेकिस्तान कहते हैं, यानी कि अपने देश में अल बरूनी आए थे और उसे जिस देश से वो बंदा आया था उसे आज उज्बेकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अल बरूनी किस देश से आए थे, तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे। किससे आए थे? उज्बेकिस्तान से। तो देखो, अल बरूनी ने क्या कहा है हमारे घड़सीसर या तालाब के बारे में। तो अल बरूनी ने हमारे देश के तालाबों के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखो, यही कोटेशन आपसे पेपर में दे देगा और फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और फिर 4 ऑप्शन में दे देगा, फिर पूछेगा कि अलबरूनी एक नाम होगा और 3 नाम अलग होंगे। ठीक है, तो पूछेगा कि किसने कहा है, किसने वर्णन किया है, तो अलबरूनी आपको टिक करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियां साल में कई महीने पानी नहीं रहता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसलमेर के अलावा भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि राजस्थान में बारिश कम होती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नलवा, धारा या आदि। अब बावड़ी को मैं समझाना चाहूँगा, अदरवाइज तो आप समझते होंगे। बावड़ी दोस्तों जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं, ठीक है, जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं उन्हीं को हम बावड़ी कहते हैं। ठीक, पुराने ज़माने में या पहले बावड़ी से ही लोग अपनी प्यास को या अपने जो पानी का स्रोत था उसे बहुत अच्छा माना करते थे। तो आगे भी मैं इसके बारे में बताऊँगा। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि उत्तराखंड में एक रिवाज है कि एक दुल्हन जो आने के बाद नए गांव में आती है वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुका देती है। देखो दोस्तों, आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि यह रिवाज कहाँ का है कि नई दुल्हन आने के बाद झरने या तालाब पर अपना सिर झुकाती है। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो इधर उधर से तुक्का लगाएंगे, और अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो ऑप्शन जो उत्तराखंड होगा उसे आप टिक कर लेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड में ऐसी एक रिवाज है कि नई बहू वहाँ आएगी तो पहले तालाब या झरने के पास जाके अपना सर झुकाएगी। ठीक है साहब, चलेंगे आगे। ये कोटेशन दिया हुआ था कि जरा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाके में खूब सूखा पड़ा था। तब भूली बिसरी बावड़ियों को, वही बावड़ियाँ जो अभी मैंने बताई हैं, भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर प्यासे शहर को पानी पिलाया, इसके लिए चंदे भी मोहल्ले वालों ने दिए। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और
फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हो गई। अब फिर लोगों ने बावड़ियों को भुला दिया है। देखो, जो जहाँ पर पानी की वर्षा कम होती है वहाँ पर बावड़ी, आपको पता है, बावड़ी में पानी भर जाता है, बावड़ियों में पानी भर जाता है और उसी से लोग महीनों और सालों अपनी प्यास को बुझाते हैं, अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इस पार्ट में इस जो कोटेशन है इसमें भी यही बताया है कि आज जो हम, यानी कि राजस्थान क्षेत्र में या और कहीं, मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोगों भी देखा होगा, एक जागरूक की बात है कि पानी जो हम लोग अधिक खर्च कर देते हैं, जैसे किसी के यहाँ समरसेबल लगाया और कुछ लगाए, तो आपने देखा होगा कि पानी बह रहा है, चल रहा है तो चलने दे। तो इस तरीके से देखो, हर देश में हर एक इंसान को जागरूक होना पड़ेगा, तब चाहे पर्यावरण हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, या चाहे आपकी अराजक तत्वों को ख़त्म करना हो, जब तक हम लोग नहीं जागेंगे, यानी कि प्रत्येक आदमी नहीं जगेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से आपसे भी गुजारिश है कि पानी का सदुपयोग करें और लोगों को समझाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली बात। देखो, पुनीता एक नाम की लड़की है, इसी पाठ में चर्चा है इसकी, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पुनीता के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है? तो पुनीता ने कहा क्यों नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 15 से 20 साल पहले कुआं में पानी था, लेकिन अब क्यों नहीं है। तो रीजन ऑप्शन से में ऐसे आते हैं ABC में, तो आप टिक करेंगे। तो देखो, कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं हो रहा। ठीक है, पेड़ों के आसपास तथा जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। ठीक है, ये 3 मुख्य कारण हैं, और भी कारण हैं तो आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए दोस्तों वो ये है, तरुण भारत संघ। क्या है? तरुण भारत संघ। ठीक, तो तरुण भारत संघ का भी नाम दिया गया है। मैं कई बार आपको, अगर NCERT नहीं पढ़ी है तो पिछली NCERT में भी जाके देखिए, मैंने तरुण भारत संघ का बहुत बार चर्चा किया है। तो यह है तरुण भारत संघ। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हुई हैं। वह बुजुर्ग लोगों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह से होता था, और वह पुराने तालाबों की मरम्मत कराते हैं और नए तालाबों को भी बनवाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक तो ये संघ है, और भी संघ हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुराने ज़माने में, अब पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे वो किस तरीके से पानी को संरक्षण करते थे। तो उसी तरीके से आज भी ये मुहिम चलाई जा रही है। पानी वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? अगर आपने मेरे से NCERT पढ़ी होगी तो आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि पानी वाले बाबा या जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, और इसका नाम है पानी का प्रयोग। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था दोस्तों, लेकिन यही है कि इस पाठ में पानी का सदुपयोग के बारे में बात की गई है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि देखिए, आपसे गुजारिश है, कहीं भी आप पानी वेस्ट कर रहे हैं, या आप दिख रहा है कि ये पानी वेस्ट हो रहा है, तो उसे राय दीजिए, समझाइए उसे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, पानी हमारे लिए सबसे अमूल्य चीज़ है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो पाठ में पानी का सदुपयोग के बारे में बताया गया है, हमें वहाँ पर वो पॉइंट मिला था, मृत सागर। क्या मिला था? मृत सागर। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी आया है, तो इसे समझिए। देखिए, यह है, वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। पहला पॉइंट तो आपको यही रखना है कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। ठीक है दोस्तों, इसका इतना पानी नमकीन है कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है, यानी कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। समझ सकते हो, यानी कि नमक है, या फिर आप कह सकते हैं क्षारीय है। ठीक है, तो सबसे अधिक नमकीन जो है, दुनिया का सबसे अधिक नमकीन सागर है वो मृत सागर है, डेड सी के नाम से बोला जाता है। इसमें 1 लीटर पानी में 300 ग्राम के लगभग नमक होता है। सबसे मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको तैरना नहीं आता है और एक बड़े से सागर में आपकी इच्छा है तैरने की, तो आप बिना सोचे समझे मृत सागर चले जाइए। आपको वहाँ तैरने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ आप खुद स्वयं ही तैरते हैं। अच्छा, हम तैरते क्यों रहते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीज़न है, और रीज़न ही CTET में पूछा जाता है। देखो,
क्योंकि मृत सागर के पानी का घनत्व 1.24 केजी प्रति लीटर है। ठीक है, यही पॉइंट आपको लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मृत सागर के पानी का घनत्व 1.24 केजी प्रति लीटर है, जो स्वयं को फ्लैटिंग में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया है कि दुनिया का सबसे जो नमकीन सागर है वो है मृत सागर। इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम के लगभग नमक होता है। अगली बात करेंगे इस जो ये जो दांडी की यात्रा है, इससे पिछली बार क्वेश्चन आया था और कई बार क्वेश्चन आता रहता है, मैंने देखा है। तो ये हमें मिला था कि दांडी की यात्रा, अब नमक की बात आई थी ना, वहीं तुरंत नमक के यहाँ पे आ गई। तो सुनिए, यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक की ऊपर से नमक पर भारी टैक्स लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घरों के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसे चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो सके। ठीक है, लोगों ने इसका विरोध किया तो गांधी जी ने समर्थन करते हुए कहा कि वह चीज़ हमें कुदरत ने दी है, उसे बनाने में पाबंदियां कैसी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नमक आंदोलन में या दांडी यात्रा में गांधी जी ने सबसे पहले समर्थन करते हुए क्या कहा था। तो वह चीज़ जो हमें कुदरत ने दी है, उस पर पाबंदियां कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद गुजरात से दांडी के समुद्र तक की एक लंबी यात्रा की और इस कानून को तोड़ा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अहमदाबाद, ठीक है, तो पिछली बार क्वेश्चन ये आया था, आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन था कि कहाँ से कहाँ की थी, तो गुजरात ऑप्शन था। ठीक है, तो अगर आपने इसका चर्चा किया होगा या ये दांडी की यात्रा अगर किसी एनसीईआरटी में पढ़ाई हुई होगी, तो आप तुरंत कर देंगे कि अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक। ठीक है, तो आपको याद होगा कि आपको ये याद रखना है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, और किसने जो नमक का काला कानून था उसका विरोध और ख़त्म किसने किया था, तो गांधी जी ने। आगे देखेंगे। अब देखो, वहाँ दिया था कि नमक किस तरीके से बनाया जाता है। तो कि नमक कैसे बनता है, तो समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर कहीं कहीं रह जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो समुद्र है, ये समुद्र है और ये समुद्र का पानी इस क्यारियों में भर दिया जाएगा और फिर सूख जाता है, तो वो नमक आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले पॉइंट देखते हैं, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, 7 है मच्छरों की दावत। क्या है दोस्तों, मच्छरों की दावत। अब मच्छरों की दावत, मलेरिया। अब देखो, मच्छरों की दावत में आपको ये पता होना चाहिए, मैंने इस चैप्टर में जो है या फिर इस वीडियो में या फिर ये पीडीएफ में क्या किया है मैंने दोस्तों, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके लिए और जो एक्स्ट्रा होती हैं वही मेंशन की हैं। ठीक है, तो मच्छरों की दावत में ये मच्छरों के बारे में या जितनी भी मलेरिया बीमारी है उसके बारे में डिस्कशन किया गया था। तो देखेंगे, मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लिन से फैलता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, किससे फैलता है, मादा मच्छर से। ठीक है, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से एक वस्तु 1000 गुना बड़ी दिख सकती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो माइक्रोस्कोप होता है उससे एक वस्तु कितने गुना बड़ी दिखाई दे सकती है, तो 1000 गुना बड़ी दिखाई दे सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखो, मलेरिया की दवा पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल कुन्हैन। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल कुन्हैन से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। बस आपको ये याद रखना है कि सिनकोना के पेड़ की छाल कुन्हैन से दवाई बनाई जाती है। किसकी, मलेरिया की। मैंने कई बार आपको डिस्कस कराया है इस चीज़ पे। ठीक है, अनीमिया की पूर्ति करने के लिए बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जाती है। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा था तो मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल बताया था। आपने अगर प्रैक्टिस सेट नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर सीटेट की पूरी की पूरी तैयारी करनी है, सीटेट, सुपर टेट और टेट या फिर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया किससे फैलता है, ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया किससे फैलता है। ठीक है, किससे हो सकता है। तो देखो,
आसपास पानी जो होता है उसे इकट्ठा करने में, टंकी कूलर को साफ न रखने में, मच्छरदानी का इस्तेमाल न करने में, या फिर गड्ढों में भरे हुए पानी में मिट्टी का तेल न छिड़कने में। ठीक है, ये ए ऑप्शन 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन आते हैं, तो आपको ये पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मच्छर की पीठ की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी, यानी कि एक वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस, और उन्होंने अपनी जुबानी बताया है कि किस तरीके से उन्होंने मलेरिया जो खोजा था वो किस तरीके से खोजा था। वीडियो में समझिए, देखिए। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। कितने साल? 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वह इसके बारे में क्या कहते हैं। देखो, वो वैज्ञानिक कहते हैं, यानी कि रोनाल्ड रॉस कहते हैं, मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने और संगीत और ड्रामा में भी थी। इसे मैं खाली समय में करता था। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे हम लोग रोनाल्ड रॉस ने क्या कहा है। देखो इन्होंने क्या कहा है, तो उस समय मलेरिया, रोनाल्ड रॉस कह रहे हैं कि उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। वह बीमारी ज़्यादा बारिश और दल पानी वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का यह सोचना था कि गंदगी में, कूड़े करकट में जो गैस होती है उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे जीवाणु देखे थे। ठीक है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। ठीक है, खून में कैसे पहुंचते होंगे। मेरे वैज्ञानिक गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है? मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते थे, लेकिन मलेरिया के बच्चों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते थे, एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए एक मरीज को एक आना। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि मच्छरों जो जो पेशेंट होते थे उनको मच्छर से खून चुसवाने के लिए उन्हें एक आना मिलता था। कितना? एक आना। अब ये एनसीईआरटी का है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के दिन वो अभी भी याद हैं, जो मच्छरों को काट कर खोलना और उनके पेट के अंदर ताक झाँक करना। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ थे? सिकंदराबाद में थे। कहाँ थे? कौन से हॉस्पिटल में? सिकंदराबाद में। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो काट कर खोलना और उनके पेट के अंदर ताक झाँक करना। एक बार में ही मलेरिया का शिकार हो गया, मतलब कह रहे हैं कि एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया था। माइक्रोस्कोप, ये बोला है कि माइक्रोस्कोप झुक झुक कर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे दुबला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं चला सकते थे क्योंकि हवा में मच्छर उड़ जाते हैं। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। ठीक है, इतना सब देखो। एक्सपेरिमेंट आपको भी पता है, एडिशन को भी पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे जो वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, कुछ जो लगातार चीज़ें, जो लगातार प्रयास होते हैं ना, उसमें सफलता जरूर मिलती है। कह रहे हैं कि बहुत सारा सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग ये कह सकते हैं, इनका रंग भूरा कह रहे हैं। ठीक है, भूरा था और पंक्ति पदार्थ थी। और ये हटाओ, उनमें से एक मच्छर के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक मच्छर उन्होंने कुछ मच्छर पकड़े और उन कुछ मच्छरों में से एक मच्छर का जब पेट फाड़ा और उसमें कुछ काला काला दिखा, और गौर से पता करा, और गौर से पता चला तो छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल जैसे ही हैं जैसे हमने मलेरिया के मरीज के खून में देखे थे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कोई मच्छर पकड़ा और उसके पेट में देखा कि काले काले जो कुछ कह सकते हैं कि काला काला जो दिख रहा है, वहीं से मलेरिया का जो पेशेंट होता है उसमें उसके खून में दिख रहा था। ठीक है, तो वहीं से कंफर्म हो गया कि जो मलेरिया है वो मच्छर से ही फैलता है। किससे फैलता है? मलेरिया मच्छर से ही फैलता है। ठीक है, मादा एनाफ्लिन से। ठीक है,
अब यहाँ देखते हैं, हमने मलेरिया के, ठीक है, तो सब देखे थे, उसी से हमें सबूत मिल पाया कि जो मलेरिया है वो मच्छर से ही फैलता है। किससे फैलता है? मलेरिया है वो मच्छर से ही फैलता है। रोनाल्ड रॉस दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला। तो ये बात याद रखनी है, बस यही इंपॉर्टेंट है, और तो वो सब ऐसे ही मैंने पढ़ दिया था आपके लिए। रोनाल्डो रॉस को दिसंबर 2020 में 2002 में वो 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। 1905 में मरते मरते भी यह कह रहे थे, कुछ और नया ढूंढ लूँगा। ठीक है, तो भी ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला चैप्टर में बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।